बहुत देर सोचने विचारने के बाद मैंने देखा कि सामने वाले घर में फिर से हलचल शुरू हो गई, और इस बार सबकी परेशानी की वजह ये थी कि भीरू के नाम का रखा हुआ खाना अभी तक किसी भी पक्षी ने छुआ तक नहीं, और जब तक कोई पक्षी उसे ग्रहण न कर ले भीरू का बड़ा लड़का कुछ खा नहीं सकता, ऐसा उसे बुजुर्गों ने बताया। और शायद इसी बात पर वह आधुनिकता को बहाना बना उसी बुजुर्गों से जा भिड़ा कि भला इस जमाने में भी क्या ऐसा होता है। और चूंकि बुजुर्ग भी कोई सामान्य नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उस लड़के को जोरदार फटकार लगाई, जिस बात को लेकर फिर घर की महिलाओं में बहस हो गई। अंत में पूरा बुजुर्गों समुदाय उस महिला को निशाना बनाकर बोला, जब आकर खाना मांग रहा था तब तो तुम प्रॉपर्टी के कागज ढूंढ रहे थे, अब तो बड़ी चिंता दिखा रहे हो, मानना है तो मानो और यदि नहीं मानते हो तो हमसे नियम क्यों पूछते हो। अपने अपने बच्चों को बोल दो कि अंतिम क्रिया वगैरह कुछ नहीं होता, सीधे लाश को जलाकर छोड़ आए और सब भूल जाए कि इसके आगे भी कोई कर्म करना है। भाई हमें जो बताया गया और जो हमने किया और वही शास्त्रों में भी लिखा है, अब इसके आगे मानना या न मानना तुम लोगों की मर्जी। और शायद इसी कारण बड़ा लड़का अन्ना सा होकर रूठ कर बैठा हुआ था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मैं भी छत से उतरकर उसके घर जा पहुंचा। और जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, एक कौवा लपककर सीधे मेरे बाजुओं को छूते हुए जाकर खाने के समीप बैठा आवाज करने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रहा हो, और सबसे बड़ी राहत की सांस ली और कौवा छत पर एक पूरी उठाकर ले गया। तब तो तुरंत उसका बड़ा लड़का बैठिए अंकल बोलता हुआ बड़ी सजगता के साथ मारे खुशी के तुरंत मेरे लिए आसन ले आया और एक लड़के को इशारा कर दोनों के लिए खाना लगाने को कहा। वास्तव में भूख उसे ज्यादा लगी थी, लेकिन मेरी उपस्थिति में वह अकेला खा नहीं सकता था, इसीलिए उसने शायद मुझे भी साथ बुलाना ही उचित समझा। ये देख मुझे हंसी आ गई और क्रोध भी आया कि आज उसे मात्र कुछ क्रियाकर्म भी इतने भारी लग रहे हैं, जिसकी खातिर भीरू न जाने कितने दिन भूखा भटका हो और कितनी रात जागा था। मुझे अच्छे से याद है कि इसी बच्चे के खातिर कॉलेज का एक फॉर्म लाने के लिए भीरू और मैं खुद नाइट शिफ्ट करने के बाद भी 50 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर गए थे, और पैसे के अभाव में सिर्फ फॉर्म खरीद कर महज एक कप चाय और एक बिस्किट के पैकेट में पूरा दिन गुजारा। फिर नहीं बमुश्किल दोपहर तक लाइन में लगे रहने के बाद हमें इसका एडमिशन फॉर्म मिला था, और फिर आकर नौकरी करनी थी, इसलिए साइकिल से उतना ही किलोमीटर न चलना पड़े। इसलिए छोटे रास्ते से नदी पार करने के दौरान भीरू फिसलकर गिर भी गया था, जिसके कारण उसने कंधे में चोट आई। लेकिन फिर भी वह लगातार बिना कोई छुट्टी लिए देशी दवाइयों ने भरोसे काम करता रहा, ताकि इस महीने की सैलरी कहीं कम न बने और वह बेटे का एडमिशन उसी कॉलेज में करवा सके। मैं अपनी पुरानी यादों के साथ भीरू के घर बैठा तो था, लेकिन जाने क्यों अब और उसकी दहलीज पर आना मुझे अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि बिना उसके मुझे यहाँ हर कोई बिना आत्मीयता के और भी बेगाना सा लगता है। क्योंकि मौत के पश्चात मात्र 2 दिनों में ही मैंने जिंदगी के वह आलम देखे जिसकी उम्मीद हमने शायद सपनों में भी नहीं की थी। रिश्तों का ऐसा विभत्स रूप और स्वार्थ की ऐसी पराकाष्ठा शायद ईश्वर को भी अपनी खुद की सृष्टि को मिटाने पर मजबूर कर दे। जो दृश्य मैं देख रहा था उसका साक्षी बन ईश्वर ना जाने क्यों समय समय पर क्रोधित होकर अपना विभत्स रूप दिखाई ही देता है। शायद इसलिए मेरे अंतर्मन की व्यथा को देख प्रकृति भी पल पल में अपना रूप बदल रही थी, और शायद वो भी मेरी मनस्थिति को जान गई, और एक तेज हवा के झोंके ने मेरे सामने रखी हुई खाने की प्लेट पत्तल को पलट दिया, और शायद मैं भी उस अन्न के निवाले को ग्रहण करना नहीं चाहता था। सभी अचानक उठ खड़े हुए और घबराहट से मेरी ओर बढ़े, लेकिन मैंने इशारे से उन्हें शांत होने को कहा और हाथ धुल उस पत्तल की ओर देखने लगा जो भीरू के लिए रखे गए खाने से उड़कर मेरी पत्तल के साथ नजर आ रही थी। ये कैसे हुआ यह कोई नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने मन ही मन अपने दोस्त से क्षमा मांगी और उसको धन्यवाद दिया कि आज भी वह मेरी मन की स्थिति से वाकिफ है। और तभी अचानक तेज बारिश ने मेरे आंसुओं को ढक दिया। ऐसे लगा जैसे भीरू अपने अश्रुधारा में मेरे आंसुओं को छिपाकर यह कहना चाहता है कि हे मित्र, क्षमा करें, जो मेरे अपनों के व्यवहार ने तुझे दुख दिया, उनके सामने तेरे आंसुओं का कोई मोल नहीं। अचानक तेज आंधी चलना, बारिश होना और मेरा भीग जाना, सब कुछ अनायास ही था, जिसे वहां उपस्थित बुजुर्ग ने अपशगुन की संज्ञा दी, और शायद कुछ समझदार बुजुर्ग ने कुछ न कह पाने की स्थिति में सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांग मुझे चल जाने की समझाइश दी, जिसे भाप मैं परिवार को आते आते सिर्फ इतना ही कहा पाया कि कैलाश ने आकर भीरू के कुछ पैसे लौटाए हैं, आकर ले लेना, शायद कुछ काम आ जाए। और मैं तुरंत लौट आया। मैंने गौर किया कि मेरे जाने से लेकर वापसी तक वहीं कौवा लगातार मुझ पर नजर बनाए हुए थे, और जैसे ही मैं लौटा वह खुले आसमान में गायब हो गया, जिसे देख एक पल ऐसा लगा जैसे खुद भीरू। यही कहावतें सही होती है कि मृत्यु के पश्चात कुछ दिन आत्मा पक्षी के रूप में रहती हैं, तो शायद वही मेरे साथ अपने घर तक एक साक्ष्य की तरह गया और मेरे वापसी पर पुनः लौट गया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।